पाकिस्तान के 5000 साल तारीख को आज हम एक टाइमलाइन के जरिए समझेंगे और इस 5000 साल तारीख में जितने भी अंपायर्स या डिनेस्टीज या रूलर्स आए हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। यह हमारा पहला टाइमलाइन है और यह है 2500 BCE से लेकर 822 CE तक, और फिर 822 CE से लेकर आज तक की जो तारीख है उसको हम नेक्स्ट टाइमलाइन में कवर करेंगे। इस टाइमलाइन में जो हिस्ट्री है इसको हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया या एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं, और इसके बाद जो टाइमलाइन है वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक पॉइंट आप लोगों को बताता हूं, ये BCE और CE में क्या फर्क है। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन ईरा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जो दौर है उसको हम BCE कंसीडर करते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का जो दौर है उसको हम CE कंसीडर करते हैं, यानी कॉमन ईरा। तो आइए इस टाइमलाइन को समझते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 2500 BCE से। 2500 BCE में क्या होता है, बड़े सगीर पाक व हिंद में पहली मर्तबा एक सिविलाइजेशन की इब्तिदा होती है जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, या इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इसमें दो इंपॉर्टेंट सिटीज कौन से थे, हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो। ये सिविलाइजेशन बरकरार रहती है 1500 BCE तक, यानी इसका दौरानिया कितना है, 1000 साल। 1500 BCE में क्या होता है, आर्यंस आते हैं सेंट्रल एशिया से और इस इलाके पर कब्जा करते हैं। और ज्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में आजकल जितने भी लोग आबाद हैं इनमें से अक्सरियत आर्यंस की है, क्योंकि आर्यन से पहले यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनके शहर तो वीरान हो गए, यानी किसी वजह से उनका खात्मा हुआ, या तो फ्लड्स की वजह से, या कहत साली की वजह से, या किसी और वजह से। आर्यंस का दौरानिया कब से कब तक है, 1500 BCE से लेकर 518 और 16 BCE तक, यानी ये भी 1000 साल का दौरानिया है आर्यंस का। इसको हम वैदिक एज भी कहते हैं, यानी ये वो दौर है जिसमें हिंदू मजहब यानी हिंदुइज्म की 4 मशहूर जो मुकद्दस किताबें हैं उनके मजहब की वो लिखी गई, जिसको हम वेदास भी कहते हैं। यानी आर्यंस के दौर में हिंदुइज्म की इब्तिदा होती है। 518 और 516 इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी इस दौरान फिर क्या होता है, ईरान में एक पावरफुल एम्पायर होती है जिसको हम अकेमेनिड एम्पायर कहते हैं, जिसकी बुनियाद साइरस द ग्रेट ने रखी थी, जिसको हम जुल्करनैन भी कहते हैं। और इसी एम्पायर के एक रूलर थे, उसका नाम डेरियस I था, या तारीख में उसको डेरियस द ग्रेट के नाम से भी पुकारा जाता है। उसने इंडस वैली का जो हिस्सा था इसको अपनी एम्पायर में शामिल किया, यानी ये इंडस वैली को उसने एनेक्स किया। और इंडस वैली 518 और 516 से लेकर 327 और 326 तक ये इंडस वैली का जो इलाका था यह अकेमेनिड एम्पायर का हिस्सा रहा। इस दौरान फिर क्या होता है, एक फेमस ग्रीक रूलर है जिसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट है। अलेक्जेंडर द ग्रेट को हम उर्दू में सिकंदर आजम भी कहते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट 330 BC में डेरियस III को वो शिकस्त देते हैं और अकेमेनिड एम्पायर का खात्मा करते हैं। और इस तरह वो आगे बढ़ते हैं और इंडस वैली का जो इलाका था इसको वो फतह करते हैं 327 और 326 BCE में। इंडस वैली को फतह करने के बाद सिकंदर आजम आगे बढ़ते हैं और जहलम रिवर तक पहुंचते हैं। वहां पर उसका मुकाबला किंग पोरस के साथ होता है, और इस मुकाबले के बाद फिर वो वापस लौटते हैं और 323 BCE में बेबलोन में, जो कि इराक में वाक़या है, वहां पर अलेक्जेंडर द ग्रेट का इंतकाल होता है। उसके इंतकाल के बाद उसकी अंपायर उसके जनरल्स में तकसीम होती है, और ये जो इलाका था यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये इलाका जिस जनरल के हिस्से में आया उसका नाम था सेल्यूकस नाइकेटर I। सेल्यूकस नाइकेटर I को 305 BCE में चंद्रगुप्ता मौर्य ने शिकस्त दी और मौर्यन अंपायर कायम की। चंद्रगुप्ता मौर्य के पीछे असल किरदार कौन था, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में एक फेमस पर्सनालिटी है जिसको हम चाणक्य कौटिल्य कहते हैं। चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्ता मौर्य के एडवाइजर थे। मौर्यन अंपायर का दौरानिया है 305 BCE से 185 BCE तक, और फिर इस दौरान चंद्रगुप्ता मौर्य के ग्रैंड सन थे जिसका नाम था अशोका। अशोका की हुक्मरानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका दौरानिया है 268 BCE से 232 BCE तक।
अशोका एक ग्रेट रूलर रह चुके हैं और उसने एक जंग लड़ी जिसको हम कलिंगा वार कहते हैं, और कलिंगा वार में ज्यादा खूनरेजी और हलाकत की वजह से उस पर गहरा असर पड़ा और अशोका ने बुद्धिज्म रिलीजन को एक्सेप्ट किया। बुद्धिज्म रिलीजन है पीस का, यानी वो वार के खिलाफ है। बुद्धिज्म रिलीजन को एक्सेप्ट करने के बाद बुद्धिज्म स्टेट रिलीजन बन गई अशोका की हुक्मरानी में, और अशोका ने अपने अंपायर में बुद्धिज्म के तालीमात को फैला दिया। अशोका ने बुद्धिज्म के तालीमात पत्थर की तख्तियों पर लिखे और अपनी पूरी सुल्तनत में भेज दिए। यहां से फिर बुद्धिज्म फैल जाती है पूरे हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान तक ये पहुंच जाती है, पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह चाइना, आसपास के जितने भी इलाके थे उसमें बुद्धिज्म फैल जाती है, क्योंकि इस वक्त स्टेट स्पॉन्सर कर रहा था। और ये वो दौर है जिसमें बुद्धिज्म सबसे ज्यादा फैल गई और आज भी इसके असरात मौजूद हैं, खासकर केपी में, यानी स्वात, मर्दान, तख्तबाई, इसमें आज भी बुद्धिज्म के वो जो सेक्रेट टेक्स्ट हैं वो आज भी मौजूद हैं। मौर्यन अंपायर बरकरार रही 185 बीसीई तक। 185 बीसीई से 90 बीसीई तक कौन हुक्मरान रहे? बैक्ट्रियन ग्रीक्स। ये बैक्ट्रियन ग्रीक्स कौन थे? इसको हम इंडो ग्रीक्स भी कहते हैं। मौजूदा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से को मिलाकर इसको बैक्ट्रिया कहा जाता था। एलेक्जेंडर द ग्रेट के जाने के बाद यहां पर उनके जनरल सेट हुए और इसी तरह ग्रीक्स इस इलाके में आबाद हुए। इन्होंने इंडस वैली का जो इलाका था इसको कैप्चर किया 185 बीसीई में और इनकी यहां पर हुक्मरानी रही 90 बीसीई तक। बैक्ट्रियन ग्रीक्स ने हेलेनिस्टिक कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। हेलेनिस्टिक कल्चर का मतलब है ग्रीक कल्चर, और फिर इसी हेलेनिस्टिक कल्चर की वजह से गंधारा आर्ट की इब्तिदा होती है। ये गंधारा आर्ट क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, ब्लेंड है रोमन, ग्रीक एंड इंडियन कल्चर का। आज बुद्धिज्म के जो भी कल्चर्स, स्टैच्यूज या दूसरी चीजें मौजूद है, ये गंधारा आर्ट का नतीजा है। यानी इसमें रोमन आर्ट, ग्रीक आर्ट और इंडियन आर्ट तीनों ये शामिल है। 90 बीसीई से लेकर 20 सीई, 20 सीई का मतलब है कॉमन एरा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का जो दौर है। इस पीरियड में कौन आए? इंडोसीथियंस। ये इंडोसीथियंस कौन थे? ये नोमिड्स थे और ये आए थे सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से आए और इन्होंने बैक्ट्रियन ग्रीक से ये इलाका छीन लिया। 20 सीई से लेकर 50 सीई तक ये दौर है इंडो पार्थियंस का। इंडो पार्थियंस कौन थे? ये ईरानियंस थे और ये सेंट्रल एशिया से आए थे। इसने इस इलाके को कैप्चर किया, इंडस वैली को, और यहां पर उसने हुक्मरानी की। 50 सीई से लेकर 250 सीई तक फेमस कुशान अंपायर ने यहां पर हुक्मरानी की और ये लोग भी सेंट्रल एशियंस थे। और ये वो दौर है जिसमें गंधारा आर्ट ने सबसे ज्यादा तरक्की की। 250 सीई से लेकर 320 सीई तक यहां पर किसने हुक्मरानी की? ससेनियन ने। ससेनियन कौन थे? ये पर्शियन थे और इसने इस दौर में इस इलाके पर हुक्मरानी की। 320 सीई में फिर कौन आते हैं? गुप्तास, यानी गुप्ता अंपायर इंडस वैली को अपने अंपायर में शामिल करता है और यह दौरानिया है 320 सीई से लेकर 550 सीई तक, और इसको हम कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ये इंडियन थे, सेंट्रल एशियन नहीं थे, पर्शियन नहीं थे, बल्कि ये इंडियन थे और ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन एज है इंडिया का। 550 सीई में गुप्तास कमजोर पड़ जाते हैं और व्हाइट हंस इस इलाके पर कब्जा करते हैं। व्हाइट हंस कौन थे? ये नोमैडिक पीपल थे और ये सेंट्रल एशिया से आए थे। इनका दौरानिया बहुत मुख्तसर है, 550 सीई से लेकर 560 सीई, यानी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बनता है। 560 सीई से लेकर 822 सीई, ये वो पीरियड है जब इस इलाके पर स्मॉल लोकल किंगडम्स हुक्मरानी करते हैं, यानी एक बड़ी अंपायर यहां पर हुक्मरानी नहीं करती बल्कि मुख्तलिफ स्मॉल किंगडम्स यहां पर हुक्मरानी करते हैं। और इसी दौरान फिर एक फेमस मुस्लिम जनरल मोहम्मद बिन कासिम 712 सीई में हिंदुस्तान पर हमला करते हैं और सिंध को फतह करते हैं, वो मुल्तान तक पहुंचते हैं। 822 सीई से हिंदो शाही रूलर की हुक्मरानी यहां पर शुरू हो जाती है और 822 सीई से लेकर आज तक की जो हिस्ट्री है उसको हम नेक्स्ट टाइम लाइन में कवर करेंगे।